क्लास 10 में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की 4th चैप्टर उसकी सबसे सटीक और सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। मतलब हर सेंटेंस को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक की डायरी से। और इस चैप्टर की जो राइटर है वो खुद एनी फ्रैंक है। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले, बिफोर यू रीड द चैप्टर, जो कुछ दिया है उसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर चैप्टर पर आएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लिखा है एनी लिज मैरी फ्रैंक, जिसकी निक नेम है एनी। वो पैदा हुई थी 12 तारीख जून के महीने में 1929 यानी 1929 साल में। और उसकी डेथ हुई थी फरवरी की एंड या मार्च महीने की बिगिनिंग में 1945 यानी 1945 साल में। वाज ए जर्मन, वो एक जर्मन थी, मतलब हम जैसे इंडियन वैसी जर्मन की थी। बॉर्न ज्यूइश गर्ल, और पैदा हुई थी ज्यूइश कम्युनिटी में। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हैं, ठीक इसी तरह ज्यूइश कम्युनिटी में वो पैदा हुई थी। ज्यूइश कम्युनिटी की एक बच्ची थी। हु रोट, जो लिखी थी इस डायरी को, फाइल इन हाइडिंग विथ योर फैमिली, जब वो छुपी हुई थी जान बचाकर अपने परिवार के साथ। एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ। कहाँ पर छुपी हुई थी? इन आम्स्टरडैम, आम्स्टरडैम में। आम्स्टरडैम एक सिटी है नेदरलैंड में। कब छुपी हुई थी? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर 2, जब जर्मन कब्जा कर लिया था नेदरलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हर फैमिली हैड मूव्ड टू आम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। उसकी जो फैमिली है, यानी आनी की जो फैमिली है, वो आम्स्टरडैम चले गए थे जब नाजी लोग, यानी नाजी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है और जिसका मुखिया था एडोल्फ हिटलर, वो जब पावर में आ गए, यानी गवर्नमेंट में आ गए जर्मनी में, तब ये फैमिली नेदरलैंड चली गई थी और आम्स्टरडैम में रहती थी। बट वेर ट्रैप्ड, लेकिन पकड़े गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स, जब नाजी लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिए, यानी दखल कर लिए नेदरलैंड को। आज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब अत्याचार यानी जुल्म बढ़ता गया ज्यूइश लोगों के ऊपर, तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तब ये फैमिली हाइडिंग में चली गई, मतलब छुपने के लिए चली गई। और आगे देखते हैं, ये देखो, हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। कब छुपने चली गई? जुलाई के महीने में, 1942 ईयर था। और हिडन रूम में छुपने लगे, यानी जहाँ कहीं गुप्त रूम था वहीं छुपे हुए रहे। वो कौन सी जगह था? उसकी जो फादर थे, यानी कि जो फादर ओटो फ्रैंक, उनके ऑफिस बिल्डिंग में कोई गुप्त रूम था, वहीं पर छुपे रहे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड, उस ग्रुप को बिट्रे हुआ, मतलब उसके साथ धोखाबाजी हुआ। उस ग्रुप के साथ कोई धोखाबाजी किया, जो कोई जानता था वो बता दिया नाजी लोगों को। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफॉस, जब वो पकड़े गए उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, यानी वहाँ से दूसरी जगह ले लिया गया। कहाँ ले लिया गया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप समझते हो? जहाँ दुश्मन लोगों को पकड़ के रखा जाता है एक अस्थायी शिविर में, टेम्परेरी जेल भी कह सकते हो उसको, वहाँ पर रखा गया। और वहीं आनी मर गई। क्यों मरी? ऑफ टाइफस, टाइफस एक बुखार है, उसी की वजह से मर गई। इन बर्जन बेल्सन, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी अस्थायी शिविर कहाँ था? एक जगह था, उसका नाम था बर्जन बेल्सन, वहीं पर। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, कब मरी? जब उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक मर गई, उसके कुछ दिन के बाद ये मर गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसकी जो बाप थे ऑटो फ्रैंक, वो एक ही जीवित थे उस परिवार से, यानी फैमिली से। रिटर्न टू आम्स्टरडैम आफ्टर द वार एंडेड, वो जब लौट के आए आम्स्टरडैम युद्ध खत्म होने के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, आकर देखे कि सब तो कोई है नहीं, सब मर गए हैं उसकी फैमिली से, बीवी बच्चे सब। लेकिन अन्नी की जो डायरी है
वो सुरक्षित है। कॉन्विंस दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और ये डायरी पढ़कर उनको ये एहसास हुआ कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ये एक खास चीज़ है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश, तो उन्होंने स्टेप लिया कि उसको पब्लिश करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उस किताब का नाम देंगे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और ये जो डायरी जिसमें एनी कुछ लिखी थी, वो डायरी उसको प्रेजेंट में मिला था उसकी 13वां जन्मदिन के अवसर पर। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उस डायरी में अपने इवेंट यानी अपनी ज़िंदगी के हर इवेंट को, हर घटना को लिखी थी, क्रॉनिकल की थी, मतलब इतिहास बनाकर लिखी थी। और वो इतिहास कहाँ से शुरू की थी? 12 जून 1942 until its final entry 1 अगस्त 1944, यानी ये 2 साल के बीच में जो कुछ हुआ था उसकी ज़िंदगी में, वो उस डायरी में लिखी थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डॉट्स इनटू मेनी लैंग्वेजेस, और इस किताब को ट्रांसलेट किया गया था डॉच लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। असल में वो अपनी भाषा डॉच में लिखी थी, इंग्लिश में तो ट्रांसलेट किया गया, बाद में चलकर दूसरे लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट किया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले किताब में से एक किताब वो बन गई। देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल फिल्म्स, बहुत सारे फिल्म भी बनाया गया है। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, बहुत सारे टीवी सीरियल और नाटक भी बना है। एंड इवन एन ओपेरा, एक ओपेरा भी बना था बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी को बेस करके, उस कहानी को बेस करके। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इसमें बताया गया था उस फिल्म और सीरियल और नाटक में कि ये एक इंसाइटफुल और मैच्योर माइंड की काम है, ये कोई छोटी बच्ची की काम नहीं। असल में छोटी बच्ची लिखी है, लेकिन उसका लिखने का धारा ऐसी है, शैली ऐसी है कि जैसे कोई मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड लिखी है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और डायरी को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक इंटीमेट एग्जामिनेशन यानी क्लोजली, करीब से देखा हुआ चीज़ लिखा गया है डेली लाइफ की। कौन सी वो डेली लाइफ? अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, उनकी डेली लाइफ जब वो नाजियों के अंडर थे। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट विक्टिम समझते हो? नाजी लोग जो जीव लोगों को मार देते थे। होलोकॉस्ट का मतलब तो ऐसे नरसंहार बताया जाता है, जब उनका नरसंहार किया जाता था नाजियों के द्वारा, हिटलर के द्वारा। तो जो सब विक्टिम हुए थे यानी पीड़ित हुए थे, शिकार हुए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा रिनाउंड यानी फेमस और ज़्यादा डिस्कशन होने वाला कोई फिगर है तो वो है एनी फ्रैंक। तो बिफोर यू रीड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो बिफोर यू रीड की बिगिनिंग में यहाँ देखो एक पिक्चर दिया है, यही पिक्चर है एनी फ्रैंक की, और उस पिक्चर के नीचे लिखा है, उसकी एक सेंटेंस वो लिखी है अपने डायरी में, दिस इज़ ए फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ये एक फ़ोटो है, मेरा दिल की तमन्ना है कि इसी तरह मैं हमेशा दिखती रहूं। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, अगर मैं ऐसी ही खूबसूरत दिखती रही तो एक ना एक दिन मुझे चांस मिलेगा कि मैं हॉलीवुड में एंट्री करूंगी। हॉलीवुड समझते हो? वो जो अमेरिका की फिल्म वर्ल्ड। और ये बात वो कब लिखी थी? 10 अक्टूबर 1942 में। तो अब देर ना करते हुए अब चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि वो अपनी डायरी में कुछ लिखना चाहती थी, कौन? एनी फ्रैंक। लेकिन वो डायरी क्यों लिख रही है? अपनी बात लिखने से पहले वो डायरी क्यों लिख रही है? पहले ये बात बता रही है अपनी डायरी में, फिर जाके जो वो लिखना चाहती थी लिखी है। तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए बता दिया। वो लिखती है अपनी डायरी के बिगिनिंग में, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो बोलती है कि डायरी में लिखना सच में एक अजब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे आदमी के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसीलिए नहीं कि इससे पहले मैं कभी नहीं लिखी थी, इसका मतलब ये है कि इससे पहले वो कभी डायरी नहीं लिखी थी। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। इसलिए ये एक अजब एक नई एक्सपीरियंस है कि
उसको लगती है कि बाद में चलकर लेटर बाद में चलकर ना वो खुद ना कोई और इंटरेस्ट लेगा कि 13 साल की लड़की को क्या अच्छा लगता था, 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की को क्या अच्छा लगता था, उसको पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए मैं ये सब लिखने की कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए ये मुझे थोड़ा नया नया अजब अजब लगता है। ओ वेल इट डज नॉट मैटर, फिर वो लिखती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है कि कुछ लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और इसीलिए ज़रूरी है लिखना कि आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मेरा बड़ा ही ज़रूरत ये है कि ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो सब मेरे चेस्ट यानी सीने में है उसको निकल लाऊँ बाहर यानी पेपर के ऊपर, ये मुझे बड़ा ही नीड ही ज़रूरत है, इसीलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कागज़ के पास ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य होता है लोगों के मुकाबले में। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैं सोच रही थी यही बात उस दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जिस दिन मैं अपने आप को थोड़ा लिटिल डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी। वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स, बैठी हुई थी अपने घर में, चीन यानी अपनी चिबुक को हाथ में रखकर, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोरिंग फील कर रही थी, और लिस्टलेस यानी उदास थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी घर के अंदर रहूँ या थोड़ा बाहर घूमाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, मैं आखिरकार वहीं रही जहाँ पर मैं बैठकर ये सब सोच रही थी। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ हाँ कागज़ के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों के मुकाबले। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मेरा ये प्लानिंग नहीं है टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैग नोटबुक, कि कोई दूसरा लोग पढ़े मेरा ये नोटबुक जो स्टिप बैग्ड है, यानी उसका कवर पेज हार्ड है, डायरी का कवर पेज सब हार्ड होता है। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको डायरी कहते हैं, इस डायरी को कोई दूसरा लोग पढ़े मेरा ये प्लानिंग नहीं है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, तब तक ये मेरे लिए क्लोज है, कौन सी डायरी, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, मिले या ना मिले कोई रियल फ्रेंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे पास एक डायरी है। आगे देखते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, फिर वो बोल रही है कि ठीक है मैं अब मेरे पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, मैं क्यों कर डायरी को फर्स्ट प्लेस में रखा, इंसान को नहीं। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, असल बात यह है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे थोड़ा और अच्छे से समझाने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old स्कूल गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई नहीं समझेगा कि एक 13 साल की स्कूल जाने वाले की लड़की की क्या कोई दोस्त नहीं है, वो अलोन है इस दुनिया में, कोई नहीं समझेगा, कोई यकीन नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, असल में मैं भी ऐसी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास मुझे प्यार करने वाले मेरे माँ बाप हैं। ए 16-year-old सिस्टर, 16 साल की मेरे एक बहन है। एंड देयर अबाउट 30 पीपल, और 30 तक लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ, यानी मेरे क्लासमेट्स। आई हैव ए फैमिली लविंग ऑन्ट्स, मेरा एक परिवार है, मेरे ऑन्ट्स है। एंड ए गुड होम, एक अच्छी घर है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ये दुनिया के ऊपर मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड मेरा नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, मैं सोचती हूँ कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे लिए एक अच्छा टाइम होता है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, लेकिन मैं अपने आप को उस हालत में नहीं ला सकती कि मैं हर बात बता दूँ उस फ्रेंड को। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन हर दिन के ऑर्डिनरी चीज़ तो बता सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन इंटीमेट बात क्यों नहीं बता सकते, उसका कॉज बोल रही है कि मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ ज़्यादा क्लोजर नहीं बन सकती। दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही मेरे साथ प्रॉब्लम है, यानी समस्या है, मुश्किल है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, ये हो सकता है कि ये मेरा कसूर है, मेरा प्रॉब्लम है। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, मैं जिसको ट्रू फ्रेंड समझती हूँ उसको अच्छी से यकीन में नहीं ले सकती। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर,
छोड़ो जो भी बात है, लेकिन असल बात तो यही है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये जो मेरा फितरत है ये कोई बदलने वाला नहीं है, यानी किसी दूसरे इंसान में मैं ज़्यादा कन्फाइड नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए मैं डायरी शुरू कर रही हूँ। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग आउटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, बढ़ाने के लिए उसका इमेज यानी उसका रूप, इसका लॉन्ग आउटेड, जिसकी मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार थी, उस फ्रेंड, वो फ्रेंड कौन है? डायरी, जो मेरे इमेजिनेशन में था, यानी मेरे सोच में, ख्याल में था, उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, यानी मैं लिखना नहीं शुरू कर दूं जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं डायरी में, इस तरह मैं नहीं करूँगी। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि ये जो डायरी है ये मेरा फ्रेंड बने, ट्रू फ्रेंड। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और ये जो मेरा फ्रेंड है उसके नाम में देती हूँ किट्टी। नेक्स्ट पेज, ये है पार्ट 1 के क्वेश्चंस, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्या लिखा है देखें। लिखा है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ़ आई वेयर टू फ्लॉन्ग राइट इन, इफ़ आई वेयर टू फ्लॉन्ग राइट इन, अगर मैं सीधा सीधा डुबकी मार दिया अपनी लिखा में, तो नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, जो स्टोरी में किट्टी को बताना चाहता हूँ उसमें से एक भी वर्ड कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, अगर मैं सीधा डुबकी मार दिया अपनी लिखा में। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, ये अच्छा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक ब्रीफ स्केच दे दूँ, मतलब एक मुख्तसर वर्णन दे दूँ। स्केच का मतलब रेखाचित्र है, लेकिन यहाँ वर्णन होगा। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसा करना। क्या करना? कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिताजी, मैं जितने पिता उनको देखा हूँ, मेरे पिताजी सबसे अडोरेबल है, यानी सबसे प्यारा है। डिड नॉट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, वो शादी नहीं किए थे जब तक वो खुद 36 ईयर की नहीं हुए थे। एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ उस समय 25 की हुई थी जब वो शादी की मेरे पिताजी से। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और मेरी बड़ी बहन मार्गट पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी की एक टाउन है वहाँ, 1926 ईयर में, यानी 1926 साल में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं पैदा हुई थी 12 तारीख जून के महीने में 1929 साल में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट ऑनटिल आई वॉज 4, मैं रहा फ्रैंकफर्ट में जब तक मुझे 4 साल हुआ था, तब तक मैं वहाँ रहा। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी एमिग्रेट कर गए, मतलब देशांतर, एक देश छोड़ के दूसरा देश चले गए। वो कौन से देश? हॉलैंड गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ जिनके नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वो भी उनके साथ गई थी हॉलैंड, सितंबर के महीने की बात है। व्हाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, जबकि मार्गट यानी मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों को भेज दिया गया आकेन, आकेन एक जगह का नाम है, रहने के लिए ग्रैंड मदर के पास। ग्रैंड मदर यहाँ दादी जी होगी या नानी जी होगी। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर जब दिसंबर की महीना आया 4 महीने के बाद, तो वो गई हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी, उस साल गया, नेक्स्ट साल फेब्रुआरी महीने में मैं भी पीछे पीछे वहाँ गई, हॉलैंड गई। व्हेन आई वॉज फ्लॉन्ग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट, वो कौन से दिन में गई थी? मेरी बहन मार्गट की वो बर्थडे थी, उसी दिन मुझे प्लॉन्ग डाउन करके रखा गया टेबल के ऊपर, यानी पटक कर रखते हैं जैसे लत करके, वैसा मुझे रखा गया टेबल के ऊपर, और मार्गट को दिया गया बर्थडे गिफ्ट, यानी मुझे गिफ्ट की तरह प्रेजेंट किया गया। आगे देखो, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं वहाँ मेरा पढ़ाई शुरू किया था
वो स्कूल था मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, वहाँ पर मैं अपना पढ़ाई शुरू किया था। आई स्टेड देयर until I was 6, वहाँ तक मैं रही जब तक मुझे 6 साल ना हो गया। एट which टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं वहाँ मेरा पहला क्लास यानी क्लास 1 वहीं मैं शुरू की थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कूपरस द हेड मिसेस, और जब मैं 6 क्लास में पढ़ रही थी तब मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था मिसेस कूपरस, वो स्कूल के हेड मिसेस थे। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेर बोथ इन टीयर्स आज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और मेरे जो 6 क्लास की जो ईयर था उसकी एंड में जब वो क्लास मेरा ख़त्म हो गया तो हम दोनों रोए बहुत, क्योंकि हम एक दूसरे से फेयरवेल लिए, मतलब विदाई लिए। शायद हेड मिसेस की ट्रांसफ़र हो गई या मेरा यानी अन्नी की कुछ दूसरे स्कूल में शायद ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा कुछ कोई बात है, फेयरवेल हुआ है, दोनों से अलग हो गए, इसीलिए दोनों रोए हैं बहुत। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और 1941 की बात वो समर सीजन में ग्रैंडमा इल हो गई, मतलब बीमार पड़ी, और उनका एक ऑपरेशन करना था। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसीलिए मेरा बर्थडे बिना कोई सेलिब्रेशन के गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंडमा की मौत हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को पता नहीं मैं उनके बारे में कितनी सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और आज भी उनको कितना मैं प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। फिर नेक्स्ट साल यानी 1942 में मेरा जब नेक्स्ट बर्थडे आया, उस बर्थडे का इंटेंशन ये था कि इरादा ये था कि वो बर्थडे दूसरों को डेडिकेट किया जाए, यानी मेरी दादी माँ जो मर गई थी उनके लिए डेडिकेट किया गया। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लीट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के खातिर कैंडल जलाया गया बाकी सब मेरे कैंडल के साथ, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा कुछ खुशी हासिल मुझे नहीं हुआ। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम 4 यानी मेरी माँ, बाप, मेरी बड़ी बहन और मैं अच्छे से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और उसी अच्छी हालत मुझे आज की तारीख तक पहुँचाया है। आज की तारीख है 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और आज ही के दिन मैं डायरी को अपना डेडिकेशन दे रहा हूँ, यानी भेंट दे रहा हूँ डायरी को, यानी कुछ चढ़ावा दे रहा हूँ डायरी को। नेक्स्ट पेज यहीं से शुरू होता है एनी फ्रैंक की डायरी, और डायरी स्टार्ट करने से पहले डेट और डे लिखा जाता है, तो लिखा गया है सैटरडे 20 जून 1942, और डायरी को एड्रेस करके वो अपनी बात बता रही है, तो बोल रही है डियरेस्ट किट्टी, यानी मेरे प्यारे किट्टी। यहाँ किट्टी कौन है? डायरी है। लिख रही है आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, कि हमारी सारी क्लास के बच्चे काँप रहे हैं अपने बूट के ऊपर, यानी सब इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मेंटल स्टेट कांस्टेंट नहीं है, सबका पाँव हिल रहा है, यानी बूट पहनकर पाँव हिला रहे हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फॉर्थकमिंग मीटिंग, और ये वजह भी साफ है, यानी कारण भी साफ है कि जो आने वाला मीटिंग है वही है। इन व्हिच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, जिस मीटिंग में टीचर लोग डिसाइड करेंगे कि कौन मूव करेगा नेक्स्ट फॉर्म में, यानी नेक्स्ट क्लास में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन फेल होके उसी क्लास में रहेगा, ये डिसाइड होगा। उसी मीटिंग को लेके सब इनसिक्योर्ड है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, हमारी क्लास में से आधे से ज़्यादा बच्चे बेट में लगे हुए हैं, मतलब बाजी लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली, और जीएन और मैं दोनों हम हंस रहे थे जैसे मूड की तरह। किसके तरफ हंस रहे थे? एट द 2 बॉयज़, 2 बालक के तरफ हम हंस रहे थे देखकर उनको। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, उनका नाम था सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जो लगा दिए हैं यानी अपनी हॉलीडे सेविंग, छुट्टी में जो सब पैसा बचाए थे वो सब पैसे दांव पर लगा दिए हैं बाजी में।
फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट इज़ यू आर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। ये दोनों की बातचीत सुबह से शाम तक यही चल रहा है कि तू पास हो जाएगा, फिर वो जवाब दे रहा है कि नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, फिर वो बोल रहा है हाँ हाँ तू पास हो जाएगा, वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इवन जी स्प्लिटिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। उनकी ये बातचीत क्लास में डिस्टर्बेंस शुरू कर रहा था, तो इसलिए उनको शांत करने के लिए मेरे जो दोस्त है जीएन, उसकी प्लीडिंग ग्लांस मतलब एक बिना यानी रिक्वेस्ट की नज़र से वो देखी, और वो जब चुप नहीं हुए तो मैं गुस्से से फूट पड़ा। ये सब के बावजूद वो काम नहीं हुए, यानी चुप नहीं बैठे। आगे देखते हैं। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डॉमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो आनी बोल रहे अगर तुम मुझे पूछोगे तो मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसी बनावटी इंसान है डॉमीज, और क्लास में से क्वार्टर है यानी 25% ऐसी है जो फेल होंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन ये प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीचर्स खुद अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या करेंगे अप्रत्याशित है, वो क्या करेंगे हम पहले से बोल नहीं पाएंगे। हम जिनको फेल सोचेंगे उसको भी पास करा देंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। आनी बोल रही है कि मैं अपने को लेकर और मेरी जो गर्लफ्रेंड है यानी लड़की दोस्त, उसको लेके हम वरीड नहीं है, मतलब चिंता में नहीं है। वी विल मेक इट, हम किसी भी तरह इसको पार कर लेंगे यानी पास हो जाएंगे। और क्या लिखा है देखो, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट जिसको लेके मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ कि मार्क कम आ सकता है, वो है मैथमेटिक्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। यानी फिर भी जो सब कुछ हम कर सकते हैं वही एक ही काम है कि हम इंतज़ार कर सकते हैं। ऑनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को ये बोलते रहे कि दिल मत हारना, यानी रिजल्ट अच्छा आएगा। आगे देखते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। यानी बोल रही है जितने सारे मेरे टीचर हैं सबके साथ मेरा गेट अलॉन्ग प्रेटी है, यानी मिलजुलना बहुत अच्छा है। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 वुमेन। जिन टीचर के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है उनमें से वो टोटल 9 होते हैं, उनमें से 7 है मर्द और 2 हैं औरत। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज ऑनर्ड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। उनमें से एक टीचर है मिस्टर किसिंग, वो एक ओल्ड फॉगी है यानी पुराने टाइप के ओल्ड फैशन मैन है जो मैथ पढ़ाते हैं, और वो मेरे ऊपर ऑनर्ड है मतलब रिजिड है, वो मेरे ऊपर गुस्से में है बहुत दिनों से, फॉर एजेस बहुत दिनों से, बिकॉज मैं क्लास में ज़्यादा बात करती थी, बक बक करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत बार वो मुझे वार्निंग दिए यानी चेतावनी दिए कि सुधर जा। मैं जब नहीं सुधरा तो फिर वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिए। वो होमवर्क क्या था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, कि तुम एक एसे लिख कर लाओ, और उस एसे की सब्जेक्ट है ए चैटर बॉक्स यानी एक बकबकी। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। एक बकबकी, इसके ऊपर तुम क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर मैंने सोची कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, ये मैं डिसाइड कर ली। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मेरे अपने कॉपी में उस टाइटल को मैं लिख ली कि भूल ना जाऊँ। टॉक्ड इट इन माई बैग, फिर उस कॉपी को मैं अपने बैग में रख ली। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, फिर मैं चुप बैठी कि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे ऊपर पनिशमेंट आ गया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसी शाम मैं जब अपनी बाकी होमवर्क को कंप्लीट कर ली अपने घर में, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। जिस कॉपी में उस एसे के बारे में लिखा था वो मेरे आँख में आया यानी नज़र पड़ा उसके ऊपर। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखूँ मैं सोचती रही। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरी पेन की जो टिप यानी एंड पार्ट जिसको नोक कहते हैं उसको
मुंह में दबाकर काटते हुए मैं सोचती रही। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी आदमी रैम्बल ऑन कर सकता है, यानी बड़बड़ा सकता है, बेसिर पैर की बात लिख सकता है, और बीच बीच में वर्ड के बीच बीच में ज़्यादा गैप देकर पेपर भर सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन चालाक इसी में है, यानी ट्रिक इसी में है कि कोई ऐसी कन्विंसिंग आर्गूमेंट लाओ, यानी ठोस तर्क लाओ, जिससे तुम प्रूव कर सको कि टॉकिंग की भी नेसेसिटी है, यानी बात करने की भी ज़रूरत है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस, मैं 3 पेज लिखा उस ऐसे के ऊपर, यानी चैटर बॉक्स के ऊपर। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जिस ऐसे मिस्टर किसिंग ने दिए थे, एंड वाज सेटिस्फाइड, और उसको पढ़कर मैं खुद सेटिस्फाई हो गई कि मैं सही लिखी हूँ। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट्स, मैं उस ऐसे में आर्ग्यू किया था, मतलब बहस किया था, तर्क दिया था कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी उसका खासियत है, ये उसका लक्षण है, स्टूडेंट बात करेंगे। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन उस ऐसे में मैं बताई थी कि मैं कोशिश करूँगी उस ट्रेट को, यानी उस लक्षण को मेरा कंट्रोल में रखूँगी। नेक्स्ट पेज। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊँगी कि उस हैबिट से मैं अपने आप को पूरी तरह क्योर कर लूँ, उससे पूरी तरह निजात पा लूँ। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ जो है वो भी उतनी ही बात करती है मैं जितना बात करती हूँ। आई डिड इफ़ नॉट मोर, अगरचे मैं ज़्यादा नहीं है, मेरी माँ ज़्यादा मुझसे बकती नहीं है, उतनी ही बकती है। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और बात यह है कि तुम ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते इस इनहेरिटेड ट्रेट के ऊपर, यानी जो विरासत में वंशगत में मिला है, ये क्वालिटी मुझे, ये खासियत, ये लक्षण मुझे मिला है, उस पर तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकोगे कि ये इनहेरिटेड ट्रेट है। वो तो होगा, मेरी माँ बकती थी, मैं तो बकूँगी ही। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरा ये ऐसे पढ़कर मिस्टर किसिंग बहुत हंसे मेरा आर्गूमेंट देखकर, यानी बहस देखकर। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट डे जब उस मैथ क्लास आया, उस मैथ क्लास में बैठकर मैं बात की, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, फिर वो गुस्से होके मुझे दूसरा ऐसे दे दिए। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो ऐसे दिए थे उस ऐसे का नाम था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जो कभी संशोधन नहीं होगा, जो सुधरेगी नहीं, उसी तरह बकबकी। आई हैंडेड इट इन, इस ऐसे को लिखकर मैं भी फिर दे दिया टीचर के हाथ में नेक्स्ट डे में। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, और मिस्टर किसिंग के पास और कुछ नहीं रहा कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करे। फॉर 2 होल लेसन्स, 2 दिन तक कुछ नहीं बोले मुझे। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे दिन, आई हैड फाइनली हैड एनफ, हाँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, बकती गई, ज़्यादा डिस्टर्बेंस की मैं बात करके क्लास में। तो टीचर बोले, आनी फ्रैंक आज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्या आनी फ्रैंक तुम क्लास में ज़्यादा बात किए हो, इसके बदले में तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगा वो ये है, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वाक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स, ऐसे लिख कर लाओ जिसका हेडिंग यानी टॉपिक रहेगा क्वाक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। ये नीचे क्लासरूम की पिक्चर है, देख लो थोड़ा, आगे पढ़ते हैं। द क्लास रोड, ऐसी टॉपिक सुनकर सारे बच्चे जो क्लास में थे रोड मतलब एक ही टाइम में सब हंसे, तो रोरिंग यानी बड़ी आवाज़ शुरू हुआ क्लास में। आई हैड टू लाफ टू, और सबकी हंसी देखकर मैं भी हंसने लगी। दो आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, अगरचे मेरे पास सब खत्म हो गया था, इंजीन्यूटी मतलब मेरा जो काबिलियत खासियत इस टॉपिक के ऊपर लिखना सब मेरे दिमाग से चला गया था, सब खत्म हो गया था, फिर भी मैं सबके साथ मिलकर हंसी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, लेकिन इस बार उसी टाइप का लिखने से कुछ नहीं बनेगा,
इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा। मैं सोची माई फ्रेंड सानी हु इज़ गुड एट पोइट्री, मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है सानी, वो पोएम अच्छी लिखती है। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे, वो ऑफ़र की अपने तरफ से कि मैं मदद करूँगी उस एसे को लिखने में। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक, इन वर्स पोइटिक वे में हम लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और ये सुनकर मैं खुश हो गई, कूद पड़ी खुशी से। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। बात यह है कि मिस्टर किसिंग वो कोशिश करते थे मेरे ऊपर, मुझे एक मजाक बनाएंगे कि मैं नहीं लिख पाऊँगा, फिर मैं एक मजाक बनूँगा, परिहास बनूँगा। ये रिडिकुलस बेकार की सब्जेक्ट दे देकर मुझे वो मेरे ऊपर जोक प्ले करना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन हर बार जोक उनके ऊपर गिरता था क्योंकि मैं लिख के दे देती थी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैं अपनी पोएम को कंप्लीट कर ली। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और वो खूबसूरत था। इट वाज अबाउट ए मदर डॉग एंड ए फादर स्वान। मैं अपनी ऐसे में जो कहानी दी वो एक मदर डॉग यानी बतख के बारे में, और एक फादर स्वान, और जो जेंट्स था वो एक स्वान था यानी राजहंस था। विद 3 बेबी डॉकलिंग्स, उनके 3 बच्चे थे, बतख के बच्चे। हु वर बीटन टू डेथ, जो मर्डर हुए यानी मार दिए गए। किसके द्वारा? बाय द फादर, उनकी जो बाप है स्वान, उनको काट के मार दिया। बिकॉज दे क्वाक टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा बक बक करते थे यानी बात करते थे, डिस्टर्ब करते थे। लॉकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन किस्मत की बात यह है कि मिस्टर किसिंग मेरी ये ऐसे को पढ़कर सही दिशा में उस ऐसे को लिए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उस पोएम को उन्होंने पढ़कर सारी क्लास के सामने सुनाए। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी बात भी उस पर रखे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, सिर्फ उसी क्लास में नहीं, दूसरे क्लास में जाकर उसी ऐसे को यानी वो पोएम वाले ऐसे को सुनाए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसी दिन से मुझे परमिशन मिल गया है कि मैं बात कर सकती हूँ क्लास में। हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसी दिन से मुझे वो कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिए हैं। ऑन द कंट्रारी मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, बल्कि बात यह है, अपोजिट बात यह है कि मिस्टर किसिंग खुद आजकल क्लास में मज़ा की बात करते हैं जिससे बच्चे हंसते हैं। योर्स आनी, और डायरी के नीचे आनी अपनी सिग्नेचर दी है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। जिन्होंने समझा अच्छी बात, नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो देख लो, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।